देश की सबसे पुरानी पार्टी का नैया बीच मझधार में फंस गया है। पीएम मोदी के सत्ता संभालने के बाद कांग्रेस एक तरह से खत्म हो गई है। कई ऐसे राज्य हैं जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई है। वहीं विधानसभा में भी कांग्रेस अपने दम पर 3 राज्यों में ही सरकार चला रही है। मतलब बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा दिया था वो अब अपने अंतिम सफर पर है। वहीं कांग्रेस की डूबती नैया को बचाने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस यात्रा से कांग्रेस को कोई खास फायदा नहीं हुआ। राहुल की यात्रा के दौरान भी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। वहीं इस यात्रा के बाद भी लोगों को राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है, ऐसा सर्वे बताता है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच इंडिया टुडे सी वोटर ने सर्वे कर लोगों का मन टटोला है। 2024 को लेकर पीएम मोदी के कामों पर भी सर्वे हुआ, जहां लोगों ने 60% वोट पीएम मोदी के पक्ष में दिए। अब ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बेअसर होती नजर आ रही है और इस यात्रा का कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। आपको बता दें, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन सबसे बेहतर है, इसे लेकर भी सर्वे किया गया और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करने वालों की तादाद राहुल गांधी के समर्थकों से दोगुनी है। सर्वे में 60.6% लोगों ने फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दिया है, तो वहीं राहुल गांधी को महज 29.9% लोगों ने ही प्रधानमंत्री के रूप में पसंद किया है। और यही आंकड़ा साल 2022 सितंबर को, यानी देश में भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से ठीक पहले, नरेंद्र मोदी के लिए 58.8% था और राहुल गांधी के लिए 29%। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव वाले साल के पहले दिन इस आंकड़े में इतना अंतर नहीं था। तब मोदी को 50% तो राहुल को 38% लोग ने पसंद किया था। मतलब भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी लोगों का भरोसा पीएम मोदी पर बढ़ रहा है। देश एक बार फिर मोदी को पीएम की कुर्सी पर बैठाने के लिए बेचैन है। वहीं राहुल गांधी का यात्रा दांव भी फेल होता दिख रहा है। तो भैया ऐसा है कि ये पब्लिक है और ये सब जानती है। 2023 में होने वाले तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर देश की राजनीतिक हवा बदलने लगी है और अभी तक ये सर्वे तो बता ही रहा है कि 2024 में एक बार फिर पूरे देश में भगवा का परचम लहराएगा। मोदी विरोध का झंडा बुलंद करने वाले गीतकार और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर एक बार फिर अपने बयानों को लेकर बुरी तरह फंस गए हैं। इस बार आरएसएस से पंगा लेने के चक्कर में जावेद अख्तर की मुसीबतें बढ़ गई हैं। हाल ही में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की तुलना तालिबान से करने वाली टिप्पणी के लिए आपराधिक मानहानि की शिकायत में मुलुंड के एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ मुंबई सेशन कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की है। आरएसएस के खिलाफ दिया गया उनका बयान उन पर भारी पड़ गया है। कोर्ट ने दिसंबर 2022 में इस मामले को लेकर समन जारी किया था। अब खुद जावेद अख्तर ने कोर्ट के समन के खिलाफ अपील दायर की है। दरअसल तालिबान से आरएसएस की तुलना मामले में मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत अक्टूबर 2021 में एक वकील संतोष दुबे द्वारा दायर एक आपराधिक शिकायत में जावेद अख्तर को समन जारी किया था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत शिकायतकर्ता और 2 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद मजिस्ट्रेट ने 13 दिसंबर 2022 को अख्तर को समन जारी किया था। आदेश को चुनौती देते हुए जावेद अख्तर ने अधिवक्ता जय के भारद्वाज के माध्यम से दायर अपनी पुनरीक्षण याचिका में कहा है कि सीआरपीसी के तहत निर्धारित किसी भी जांच के बिना प्रक्रिया जारी की गई थी। अख्तर ने दावा किया कि शिकायतकर्ता इस तरह की शिकायत दर्ज करने के लिए अपने साक्ष्य दिखाने में विफल रहे। याचिका में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने एक भी दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं रखा है जो आरएसएस की ओर से अख्तर के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए अपना अधिकार स्थापित कर सके। महत्वपूर्ण रूप से ये नोट करना प्रासंगिक नहीं होगा कि शिकायतकर्ता स्वयं को आरएसएस का समर्थक स्वयंसेवक कहता है। शिकायत को पढ़ने मात्र से ये स्पष्ट नहीं है कि अख्तर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने में उनकी क्या भूमिका है। शिकायतकर्ता ने जावेद अख्तर द्वारा 3 दिसंबर 2021 को दिए गए एक इंटरव्यू के आधार पर ये आरोप लगाए थे। जावेद ने अपने इंटरव्यू में तालिबान की तुलना आरएसएस से की थी। उन्होंने कहा था कि तालिबान बहुत बर्बर है, उनकी हरकतें बेहद निंदनीय हैं। हालांकि भारत हिंदू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तालिबान के समान ही हैं। उनके इस बयान पर पूरे देश में विरोध किया था और उनके खिलाफ पुलिस थाने में कई शिकायतें भी दर्ज कराई गई थी। जावेद अख्तर को ये समझने की जरूरत है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी संस्था है जो हमेशा से देश की एकता और अखंडता के लिए प्रयासरत है। कांग्रेस, जो कि देश में सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और देश पर करीब 70 सालों से राज करने के बाद वो अब धीरे धीरे धराशाही होती जा रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पर निकली है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता खुद अपनी पार्टी को पस्त करने में जुटे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता खुद एक दूसरे का साथ देने से कतरा रहे हैं।
आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर नए विवाद को जन्म दे दिया है। लेकिन बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के बयान पर ऐसा पलटवार किया कि पूरी कांग्रेस पार्टी हिल गई। सवाल उठ रहा है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस सेना के शौर्य पर सवाल उठा रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि यात्रा में राहुल गांधी के साथ टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य चल रहे हैं और देश के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर तमाम बीजेपी के नेताओं ने दिग्विजय सिंह पर जंग का निशाना साधा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह के बयान को राष्ट्र विरोधी कार्य बताया है। सिंधिया ने ट्वीट कर कहा कि आतंकी ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी जाकिर नाइक के साथ मंच साझा करना, अपने भाषणों से लगातार मातृ शक्ति के प्रति असम्मान। दिग्विजय सिंह ने अपनी राष्ट्र विरोधी क्रियाओं की सूची में आज एक और चीज को जोड़ लिया है। जिस भारतीय सेना के प्रयासों, उनकी देशभक्ति और बलिदान के कारण आज आप और पूरा देश सुरक्षित है, उन्हीं पर सवाल उठाकर आपने भारत माता का अपमान किया है। क्या ये राष्ट्र विरोधी मानसिकता का प्रमाण नहीं है? दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी तो पलटवार है ही, कांग्रेस ने भी खुद को इससे अलग कर लिया है। बवाल के बाद अब दिग्विजय सिंह के भी सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि वो जयराम रमेश से इस मुद्दे पर बात करेंगे। इसके अलावा पलटी मारते हुए दिग्विजय सिंह ने ये भी कहा है कि सुरक्षा बलों के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है और उनको सर्वोच्च स्थान देते हैं। जबकि एक दिन पहले दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कहा था कि सरकार ने इसका कोई प्रमाण नहीं दिया है और सरकार झूठ के पुलिंदे ही चला रही है। जम्मू कश्मीर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सर्जिकल स्ट्राइक की बात करती है और उन्होंने इतने लोगों को मारा है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। केंद्र झूठ के सहारे शासन चला रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह देश हम सभी का है। तो वहीं दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद जब उनकी खिंचाई होने लगी तो वो खुद ही अपने दिए गए बयान से पलट गए। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके अपने हैं। यूपीए सरकार ने भी 2014 से पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे। कांग्रेस ने राष्ट्रीय हित में हर तरह की सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया है और समर्थन जारी रहेगा। मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस को खत्म करने की कसम खा रखी है, फिर उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। देश की अखंडता और एकता के लिए सनातन धर्म का मजबूत होना बहुत जरूरी है, लेकिन आज के समय में देश के भीतर परंपरागत तरीके से एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि सनातन के नियमों और आस्था पर किसी भी तरह प्रश्न खड़ा किया जाए। सनातन जो देश और दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम का संदेश देता है, आज उसी समावेशी धर्म पर अब सवाल खड़ा किया जा रहा है। फिर चाहे वो रामचरितमानस पर सवाल खड़ा करना हो या फिर बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के रूप में प्रभु हनुमान के ऊपर सवाल खड़ा करना हो। एन बस सनातन की आस्था और सिद्धि पर सवाल खड़ा करना कि कुछ लिबरल गैंग ने अपना काम बना लिया है आज के समय में देश के भीतर। लेकिन इन सब के बीच मध्य प्रदेश से सनातन को मजबूत करने की खबर सामने आई है। आखिर मध्य प्रदेश में किस तरह सनातन को मजबूत किया जा रहा है, आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गीता, रामायण और महाभारत की भी शिक्षा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन ग्रंथों में मनुष्य को नैतिक और संपूर्ण बनाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नाते मैं कह रहा हूं कि हम तो शासकीय विद्यालयों में गीता का सार, रामायण, महाभारत के प्रसंग पढ़ाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान ऐसे समय पर किया है जब कुछ नेताओं ने श्री रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की है। शिवराज का ऐलान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और इसे भाजपा के एक और हिंदुत्व दाव के रूप में देखा जा रहा है। भोपाल में विद्या भारती द्वारा आयोजित सुघोष दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद अमूल्य ग्रंथ है। इनमें मनुष्य को नैतिक और संपूर्ण बनाने की क्षमता है। इन पवित्र ग्रंथों की शिक्षा देकर हम अपने बच्चों को संपूर्ण और नैतिक बनाएंगे। रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयानों के बीच शिवराज ने कहा, कुछ लोग देश में ऐसे भी हैं जिन्हें हमारी संस्कृति, अध्यात्म, धर्म और महापुरुषों की आलोचना करने में ही आनंद आता है। ऐसे लोग मूढ़ हैं। ऐसे लोग ये नहीं जानते कि देश का वो कितना नुकसान कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बाबा श्री तुलसीदास ने जो महान ग्रंथ लिखा है उसके लिए हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। देश के लिए लिबरल गैंग को ये बताना चाहिए कि आखिर क्या वो किसी दूसरे धर्म की शक्ति और सिद्धि पर सवाल खड़ा कर सकते हैं? क्या देश का लिबरल गैंग किसी दूसरे धर्म की आस्था को चैलेंज कर सकता है? आखिर इन्हें चैलेंज करने की हिम्मत क्यों नहीं है लिबरल गैंग में? लिबरल गैंग मोदी का विरोध करते करते अब हिंदुओं की आस्था पर भी प्रहार करने लगा है। हालांकि बीजेपी की सरकार लगातार लिबरल गैंग के मुंह पर तमाचा मारने के लिए फैसले कर रही है।
श्री रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। बीजेपी और हिंदू संगठनों के भारी विरोध के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य शायद ये भूल गए थे कि यूपी में योगी बाबा का राज है, जहां हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने का अंजाम सख्त सजा के रूप में भुगतना पड़ता है। अब ऐसा लग रहा है जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य न घर के रहे न घाट के। मौर्य के जेल जाने का खतरा तो मंडरा ही रहा है, साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ शिकायत के आधार पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई है। मौर्य के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। वहीं मौर्य के खिलाफ यूपी के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूका जा रहा है और इसी कड़ी में लखनऊ में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। साथ ही लखनऊ के लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में स्वामी प्रसाद मौर्य का पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में लिखा गया है कि मंदिर परिसर में अधर्मी स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रवेश वर्जित है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी मौर्य से पल्ला झाड़ लिया है। अखिलेश यादव के चाचा और पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये अपना व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। उनका बयान पार्टी का बयान नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर समाजवादी पार्टी में खलबली मच गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद इस बयान से खफा बताए जा रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर कई विधायकों से बात भी की है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कई लोग दबे स्वर में तो कई खुलकर बोल रहे हैं। सपा नेतृत्व जल्द इस पर कोई निर्णय ले सकता है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से नाराज हैं और इस मामले में उन पर कोई सख्त फैसला भी ले सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो मौर्य अपने बयान को लेकर चौतरफा घिर गए हैं। बीजेपी के साथ साथ साधु संत समाज ने भी मौर्य के खिलाफ जबरदस्त घेराबंदी की है। मौर्य के विवादित बयान पर माघ मेले के शिविरों में हो रहे सत्संग के दौरान नाराजगी जताई जा रही है। शिविरों में सत्संग के दौरान संतों ने ये कहा कि ऐसे बयान देने वालों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग भी की है। सेक्टर 4 के नागेश्वर धाम में अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद के संरक्षक स्वामी महेश आश्रम ने ये कहा है कि मानस पर ऐसे लोग टिप्पणी कर रहे हैं जिन्हें इनकी समझ ही नहीं है। मतलब मौर्य के खिलाफ बीजेपी और साधु संतों के अलावा उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी भी हो गई है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा पाती है या नहीं। हालांकि मौर्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भगवा दल ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। वैसे कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पर निकली हुई है, लेकिन इसका कुछ खास फायदा नहीं हो रहा। कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके मिल रहे हैं। इस यात्रा का कोई भी मतलब निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि कांग्रेस ने इस यात्रा के चक्कर में अपनी बची कुची इज्जत भी गंवा दी है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने निकाय चुनावों में कांग्रेस को पटखनी दे दी थी। भाजपा ने 6 नगर पालिकाओं में से 4 में जीत हासिल की तो कांग्रेस को 2 नगर पालिकाओं में बहुमत हासिल हुई। 13 नगर परिषद में से भाजपा ने 7 पर कब्जा कर लिया। वहीं कांग्रेस को 6 नगर पालिका में जीत मिली। 19 नगरीय निकायों में कुल वोटों की संख्या 343 थी। इनमें से 183 वोटों में भाजपा और 143 में कांग्रेस के पार्षद विजय घोषित हुए। निकाय चुनाव के नतीजों को बेहद अहम माना जा रहा है और विधानसभा चुनाव से पहले इससे वार्म अप या सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। 20 जनवरी को 6 नगर पालिका और 13 नगर परिषद के लिए वोट डाले गए थे। चुनाव में 67% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। सोमवार को नतीजों की घोषणा हुई तो 19 में से 11 निकायों पर भाजपा ने कब्जा किया है तो 8 पर कांग्रेस को सफलता मिली। निकाय चुनाव नतीजों का इस्तेमाल भाजपा कैडर का जोश बढ़ाने में कर सकती है, जिसके बाद निकाय चुनाव में भाजपा की जीत पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जनता ने विकास के साथ खड़े रहने की प्रतिबद्धता जताई है। ओरछा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ने फिर शानदार सफलता हासिल की है। बड़वानी, धार, सिंधवा नगर पालिकाएं पिछली बार कांग्रेस के पास थी, इन्हें बीजेपी ने छीन लिया है। राघोगढ़ में भी शानदार टक्कर हुई है, थोड़ा थोड़ा मामला रह गया है। बड़वानी जिले में कांग्रेस साफ हो गई है, एक भी नगर परिषद कांग्रेस के पास नहीं आई है। निमाड़ में ओमकारेश्वर में चुनाव था, वहां भाजपा को जीत मिली। धार और मनावर नगर पालिका में बीजेपी ने जीत हासिल की। इसके लिए मैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और कार्यकर्ताओं की पूरी टीम को बधाई देता हूँ। एक बार फिर जनता ने भाजपा के साथ खड़े रहकर विकास के साथ खड़े रहने की प्रतिबद्धता जताई है। तो कांग्रेस अब धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ रही है और अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी में वारिस और चिराग राहुल गांधी कैसे अपनी पार्टी को फर्श से अर्श तक का सफर तय कराते हैं।
और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।